हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज का दूसरा लेसन जिसका नाम है ल्हासा की ओर। लेखक कौन है इसके? राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन जी ने। यह क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। इसमें क्या होता है? कहीं की यात्रा का वर्णन लेखक करता है। यदि वह कहीं सफर करता है तो उसका वर्णन लेखक करता है यात्रा वृत्तांत के द्वारा। पहले तो ब्लॉग वगैरह चलते नहीं थे, तो यही एक तरीका था अपनी बात को कहने का। ये हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये हमारा लेसन है। पहले राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पैतृक गांव कनेला था। ठीक है, पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक, उसके बाद से ही उनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी ने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान था। उनको महापंडित भी कहा जाता है। 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इन्होंने लगभग 150 ग्रंथों का सृजन किया। 150 पुस्तकें इन्होंने लिखी। जिनमें प्रमुख हैं मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। ठीक है, लगभग 150 इन्होंने रचनाएं लिखी। बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र लिखा। उस वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इनका कहना था कि घुमक्कड़ जो व्यक्ति होता है उसके जीवन का संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। यह जो रचना है ना, ये प्रथम तिब्बत यात्रा, जब उन्होंने पहली बार तिब्बत की यात्रा की थी 1929-30 में, तो वहाँ से इसको लिया गया है। उन्होंने अपनी ये यात्रा कहाँ से की? नेपाल के रास्ते उन्होंने वो तिब्बत गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा नहीं था, अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने एक छद्म बहुरूपीय के भांति भिखमंगे का रूप रखा और वो नेपाल के रास्ते ल्हासा गए। उस रास्ते में इनको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, इसी का वर्णन। अब कहानी शुरू होती है ल्हासा की ओर जाने की प्रक्रिया।
ठीक है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, मतलब ये रास्ता बाद में खुल गया था, फरी कलिंगपोंग, ये लिख लीजिएगा। पहला जो स्थान है हमें मिलता है फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। नेपाल और हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते से जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहां अब कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए इसमें राहुल सांकृत्यायन जी बता रहे हैं कि जब हम वहां गए तो वहां पे बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा पड़ा हुआ था। एक किले में वो गए जहाँ वो चाय पीने के लिए, चीनी किला था वो, वहाँ वो चाय पीने के लिए रुके। वहाँ यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं, ठीक है, तकलीफ़ें भी थी, कुछ आराम की बातें भी थी, ऐसा बता रहा है लेखक। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, ना औरत पर्दा ही करती थी। बहुत भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, जो एकदम लगते थे कि हाँ इनकी स्थिति बहुत डामाडोल सी है, उनको घर के अंदर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं थी कि हाँ कोई बाहरी आया है तो उसको अंदर ना ले जाने दिया जाए, ऐसा। तो सभी लोग अंदर जाके अपने हिसाब का कर सकते थे, जिस हिसाब से वो रहना चाहते थे। बहुत हाँ, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। ऐसा उन लोगों ने बनाया हुआ था कि जो आप चाय वगैरह देंगे उसको वहाँ की बहू या उस घर की बहू या सास बना देगी। वहाँ की चाय कुछ अलग ढंग से बनती थी, उसमें मक्खन और सोडा, नमक, ये चीज़ें पड़ती थी। चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। वहाँ पे चाय पीने के लिए जैसे हम लोग कप यूज़ करते हैं, तो वो टोटीदार बर्तन था जिसे वो लोग खोटी कहते थे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा, मतलब रास्ते का रोड टैक्स जिसको आज हम कहते हैं। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन वह थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई, ठीक है। भिखमंगे के रूप में थे वो लोग, फिर भी उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि वहाँ सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे।
किंतु उस वक्त किसी ने भी हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी, उसका भी कोई कारण था। ठीक है, हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त लोग छंग पीकर बहुत कम होशवास को दुरुस्त रखते, छंग पी लेते और अपना दूसरी दुनिया में पहुंच जाते। उनका जो नशा था छंग का, वो उनको चढ़ जाता। छंग पी करके और शाम के समय वो सो जाते, इसलिए उनको रहने की जगह नहीं मिली। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है। काफी ऊंचाई पर है तो इस कारण से वहां कोई गांव नहीं है। ठीक, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। इतना सुनसान इलाका है, पहाड़ी इलाका है कि वहां उस जगह में अगर कोई मर भी जाए तो कोई पूछने नहीं जाएगा। गांव में अगर है और कुछ हो जाए तो सजा मिल सकती है, लेकिन उस जगह पे किसी को कोई सजा नहीं मिलती। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। एकदम टेढ़े मेढ़े से रास्ते। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। मतलब इसकी भी समस्या है कि गवाही आराम से नहीं मिलेगी, तो कौन इन सब चीजों में फंसे, ये भी है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार रखने के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया वहाँ की गवर्नमेंट ने, इसलिए बंदूक पिस्तौलें रखना आसान है। डाकू ये जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो लोगों को मारेंगे ही। और फैक्टर है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी मारा जाता है। और गांव में हमें मालूम हुआ है कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार के जेब निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। भाई ये लोग तो समतल में रहने वाले थे, पहाड़ में चलना इनके लिए कठिन हो गया। किसके लिए? राहुल सांकृत्यायन लेखक और सुमति के लिए। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। मतलब लेखक से अब चला नहीं जा रहा। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। डांडा कोई जगह है जहां लेखक को जाना था। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे, ऊंचाई पर थे इतने। समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे।
हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न कोई वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जो सबसे ऊंची जगह थी वहां डांडे का देवता विराजमान था। पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। उस स्थान को इन सब चीजों से, पत्थर का ढेर लगा था, जानवर की सींगें और रंग बिरंगे कपड़े, इनकी झंडियों को काट काट के सजाया गया, झंडियों से, कपड़े की झंडियों से। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। किसका घोड़ा? राहुल सांकृत्यायन का घोड़ा। और उसे मारना नहीं चाहता था। उन्हें लग रहा था कि मुझे ये चढ़ा के ले आया अपने ऊपर, अब थक गया है, तो इस कारण वो उसको मारना नहीं चाह रहे थे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। मैं दोनों किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, इतना ज्यादा थक चुका था घोड़ा। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला। अब तो लेखक की हवा बिगड़ गई। अब तो उसको लगा फिर वापस चलो। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था। Please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching my video. Thank you.